हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गैस आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th NS वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिंदी, जिसका कोड है 201, उसके चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है सार कैसे लिखें। ठीक है, तो इस चैप्टर के बेसिकली मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आपको NIS बोर्ड से लेकर रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स एकदम टाइम से चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, साथ ही साथ आपको हिंदी के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, लाइक आपका इंग्लिश, आपका जो है सोशल साइंस और डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। सो आप चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाएं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी यहाँ से मिल जाएगी करने को। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी आप घर बैठे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही हैं, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है सो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा गाइस, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, तो पेपर रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर का पूरा पैटर्न समझाया था कि भाई पेपर आपका कैसा आएगा, किस तरीके से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या तरीका होता है पेपर का। तो पेपर रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार वहाँ से आप लोग देख लेना ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। साथ ही साथ गाइस, अगर आपके असाइनमेंट तैयार नहीं है, असाइनमेंट का मतलब जिसको TMA कहा जाता है, और इसके अलावा अगर आपकी प्रैक्टिकल तैयार नहीं है, तो प्रैक्टिकल और सॉल्व असाइनमेंट के लिंक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हैंड रिटन, फुली सॉल्व, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए हम असाइनमेंट और प्रैक्टिकल तैयार करके लाते हैं। तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार देख लेना ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार हो जाएं। चलिए शुरू कर लेते हैं, और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स, और ये हम लोग का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक मैं ऑलरेडी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज, आपके जो है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैप्टर की स्टोरी को समझेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, ताकि एकदम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एकदम समझ में आ जाए। तो मैं ये पूरा हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, हर एक चैप्टर को आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, बहादुर कहानी से लेकर आपके पत्र लेखन और निबंध लेखन तक। तो सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर देख लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन गाइस आप लोगों का वो मैं दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 15 से 20 शब्दों वाले। तो गाइस आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि सार लेखन किसे कहते हैं। तो देखो, सार लेखन का मतलब क्या होता है। जब विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सार लेखन कहा जाता है। मान लो आपने कोई 2.5-3 घंटे की मूवी देखी है, लेकिन कोई अगर आपसे उसकी स्टोरी पूछने लगे, तो ऐसा थोड़ी आप 2.5-3 घंटे में उसको बताओगे। आप उसको 5-10 मिनट में मुश्किल से सारी स्टोरी बता के मतलब ख़त्म कर दोगे। तो यही है कि जब कोई बात है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन उसको कम शब्दों में जो है बता दें, और इस तरीके से बताएं कि कोई इंपॉर्टेंट बात भी उसमें से ना छूटे, तो वो हमारा सार लेखन कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से बिल्कुल निचोड़ देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन ये है। दूसरा है गाइस आप लोगों का कि सार लेखन में क्या सहायक होता है। तो देखो, सार लेखन में सबसे ज़्यादा सहायक होता है कम शब्दों में बात कहने का कौशल। मतलब आप कम से कम शब्दों में बात कह सकते हैं, कितने आप इस काम में एक्सपर्ट हैं कि भाई हाँ, आप कम से कम शब्द इस्तेमाल करें और आपकी जो बात है वो सही तरीके से सामने वाले तक पहुँच जाए। तो ये सहायक होता है सार लेखन में। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस आप लोगों का, सार लेखन व पल्लवन में क्या अंतर है। सार लेखन और पल्लवन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, सार लेखन में दिए गए भाव को 1/3 शब्दों में कहा जाता है। सार लेखन का मतलब कि कोई विस्तार से कोई बात की गई है, लेकिन उसको आप 1/3 शब्दों में बता रहे हो। जबकि पल्लव में क्या होता है, जबकि पल्लवन में मूल भाव का विस्तार किया जाता है। मूल भाव है कोई, उसको फिर डिटेल में बताते हैं। तो दोनों एक दूसरे के एक तरीके से अपोजिट कहे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 की, कि सार और सूक्ति में क्या अंतर है। तो देखो, ऊपर सार और पल्लवन में अंतर पूछा था, यहाँ पर सार और सूक्ति में अंतर पूछा है। तो देखो, सार तो 1/3 होता है, लेकिन जो सूक्ति होती है ना, सूक्ति एक वाक्य की या एक वाक्यांश की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दोनों में अंतर है या डेफिनेशन है। अगर आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। तो NIS वाले बच्चों को जितनी भी अपडेट्स होती हैं, आपके प्रैक्टिकल, आपके असाइनमेंट, आपके एग्जाम फीस, सभी वीडियोस टाइम से एकदम मिलती रहती हैं। आप बेफिक्र हो जाते हो, आपको कहीं डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप जो है लाइक और कॉमेंट करते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो।
क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस आप लोग का। अभी देखो 15 से 20 शब्दों वाले क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से एग्जाम में आपके आते हैं। तो ये हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन है 15 से 20 शब्दों वाला। तो ये क्वेश्चन है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बताओ। तो देखो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग अभिव्यक्ति की कसावट लाने के लिए किया जाता है। क्यों? अभिव्यक्ति की कसावट लाने के लिए। चलिए अब देखो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं शुरू से दिखा देती हूँ। ये रहा, ये हमने जो देखे हैं 15 से 20 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर देखे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। अभी हम लोग देखेंगे 20-20 शब्दों वाले, क्योंकि 20-20 शब्दों वाले भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर किसी भी स्टूडेंट को PDF फाइल चाहिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हिंदी के अलावा जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, वो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपको PDF डाउनलोड आप आराम से कर पाते हो। इसके अलावा गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक भी मिलेगा। लर्न इंग्लिश मेरा न्यू चैनल है, तो उस पर मैं आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ NIS वाले बच्चों का। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो एक बार लर्न इंग्लिश चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाती हैं। 10th और 12th NIS के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी वीडियोस वहाँ पर चल रही हैं। सो डू सब्सक्राइब माय अदर चैनल लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं 20 से 20 शब्दों में, जिनका आंसर आप दोगे। तो 20-20 शब्दों वाले पे यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइल पुरानी होने पर उन पर क्या लिख दिया जाता है। मान लो कोई फाइल है, पुरानी हो गई है, जैसे कि कार्यालय होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, तो उन फाइलों पर क्या लिख दिया जाता है। तो देखो सरकारी कार्यालयों में फाइल पुरानी होने पर उस फाइल पर महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिए जाते हैं, ताकि मतलब डेट्स वगैरह ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी जाती हैं, जिससे वो फाइल याद रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस आपका, सार लेखन की उपयोगिता किन क्षेत्रों में होती है। तो देखो सार लेखन की उपयोगिता समाचार पत्र के संपादकों, आकाशवाणी, दूरदर्शन व लेखों और पुस्तकों का सार तैयार करने में पड़ती है। ठीक है, तो ये सार लेखन की उपयोगिता इन क्षेत्रों में है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस हम लोग अभी देख लेते हैं, विस्तृत लेख का सार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो देखो विस्तृत लेख का मूल भाव या विचार बिंदुओं को एक स्थान पर नोट कर अपनी भाषा में 1/3 भाग में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। गद्यांश का मूल भाव किसे कहते हैं। मूल भाव, गद्यांश का मूल भाव किसे कहते हैं। तो देखो लेखक जब किसी बात पर पाठक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है, लेखक का मतलब जिसने उस पाठ को लिखा है, और पाठक का मतलब हम सभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने वाले। ठीक है, तो जब लेखक किसी बात पर पाठक का ध्यान यानी पढ़ने वालों का ध्यान खींचना चाहता है, तो वह गद्यांश का क्या मूल भाव कहलाता है, मूल भाव होता है। चले गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, तो फटाफट से शेयर कर दें वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए और आपको दुआएं मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 20-20 शब्दों वाले क्वेश्चंस। तो देखो सार लेखन को सार लिखते समय किन बातों को क्रम देना होता है। ठीक है, सार लेखक को मतलब जिस लेखक ने सार लिखा है, तो सार लिखते समय उसे किन बातों को क्रम देना होता है। तो आंसर है कि सार लेखक को मूल भाव और उसे पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं को क्रम देना होता है, तभी अच्छा सार लिखा जाता है। सो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं 20-20 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिखाए थे, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट और इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग 40 to 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 40 to 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी क्रम में आते हैं जिस क्रम से मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सार लेखक की क्या उपयोगिता है। सार लेखक की क्या उपयोगिता है, लेखक की बात हो रही है। आज सार लेखन की उपयोगिता बढ़ गई है। जीवन में व्यस्तता के कारण हमारे पास समय का अभाव है। तो देखो ये सार लेखक नहीं है, ये है सार लेखन के सार लिखने की क्या उपयोगिता है। तो देखो आज सार लेखन की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ गई है। जीवन में व्यस्तता की वजह से हमारे पास ना टाइम इतना नहीं होता, समय का अभाव रहता है। तो इस अभाव में हम अपनी मूल सामग्री को विस्तार से नहीं पढ़ पाते। हम नहीं चाहते कि कोई भी बात हम डिटेल में पढ़ें जानें। ऐसे में सार लेखन हमारी इस समस्या को समाप्त कर देता है। हम कम शब्दों में मूल समझ लेते हैं, मेन चीज़ समझ लेते हैं। तो इस तरीके से सार लेखक आज बहुत उपयोगी है। सार लेखक आज बहुत उपयोगी है, लेखक ही है ये। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सरकारी कार्यालयों में सार लेखन क्यों होता है। तो देखो सरकारी कार्यालयों में कामकाज का ढेर लग जाता है, बहुत सारे कामकाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान की वो फाइल को जो है डिटेल में भरने बैठ जाए। तो सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनमें कामकाज का ढेर लग जाता है, अधिकारियों के लिए पूरी फाइलें पढ़ना मुश्किल होता है। ऐसे में समय बचाने के लिए फाइलों का सार तैयार किया जाता है ताकि कार्रवाई के लिए पूरी सामग्री को ना पढ़ना आवश्यक हो। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए इसलिए ऐसा किया जाता है सरकारी कार्यालय में। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। और बाकी लर्न इंग्लिश चैनल को ज़रूर विजिट करिए एक बार, ताकि आपका इंग्लिश का सिलेबस भी आराम से घर बैठे हो जाए। लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ पूरी फ़ायदा उठाइए सभी वीडियोज़ का। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस आप लोगों का जो है वो है सार लेखन के कौन कौन से चरण होते हैं। तो देखो सार लेखन के 5 चरण हैं। 5 चरण आपको ध्यान रखने हैं। मूल बिंदुओं का चयन, संबंधित बिंदुओं का चयन। ठीक है, पहला क्या है, मूल बिंदुओं का चयन, इसके अलावा संबंधित बिंदुओं का चयन, इसके अलावा मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना, इसके अलावा अनावश्यक सामग्री को छोड़ना और उपयुक्त आकार में सार लिखना। तो ये इस तरीके से सार लेखन के 5 महत्वपूर्ण चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित के एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। निम्नलिखित कोई एक शब्द दे देंगे, जैसे कि ये वाला एक शब्द है, इसके लिए उसके लिए जो है ना अनेक शब्द लिखिए, डिटेल में लिखिए इसको। तो देखो वेतनभोगी कौन होता है। वेतनभोगी का मतलब वह जो वेतन लेकर काम करता हो। तो देखो मतलब जो हमारा वेतनभोगी है, वेतनभोगी का मतलब वो जो वेतन लेकर काम करता हो। जो इंसान वेतन लेकर काम करता है उसे क्या कहते हैं, वेतनभोगी, है ना। ऐसे ही फिर देखो ये शब्द है हमारा पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब एक बार कही गई बात को फिर से कहना, फिर से दोहराना। इसके बाद है अल्पव्ययी। अल्पव्ययी का मतलब जो कम खर्च में काम चलाता हो। फिर है विचारणीय। विचारणीय का मतलब जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो यानी ज़रूरत हो। इसके बाद श्रमजीवी। श्रमजीवी का मतलब मेहनत करके पेट पालने वाला। तो ये एक शब्द है जिसको आप पूरा खोल के बता सकते हो कि भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया है। उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सार लेखन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो सार हमेशा अपनी भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए पहले सार को गौर से पढ़ना चाहिए, किंतु जब किसी साहित्यिक रचना, कहानी, उपन्यास अथवा कविता का सार प्रस्तुत किया जाता है ना, तब उसकी भाषा और शैली से अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक दिखा दिए हैं। ये थे आपके 40 to 50 वर्ड्स वाले, मतलब आपके लॉन्ग क्वेश्चन। सो आपको अगर ये PDF चाहिए पूरी की पूरी फाइल, मतलब आपको लिखने का शौक नहीं है, तो आपको जो है ये PDF फाइल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको ना केवल हिंदी बल्कि इसके अलावा जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ना, लाइक आपका इंग्लिश है, डाटा एंट्री, पेंटिंग, सोशल साइंस, होम साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर अपने सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं आराम से। साथ ही साथ पेपर कैसा आएगा वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सभी सब्जेक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो आपके पिछले चैप्टर्स हैं वो सभी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख लेना ताकि वहाँ से आपका सारा काम जो है आराम से हो जाए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, अपने सिलेबस के लिए, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी, और लर्न इंग्लिश चैनल को विजिट करना भी ना भूलें। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।